नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनकी कहानी ना विज्ञान और जनसेवा का एक बहुत ही अनोखा संगम है। वो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और फिर वो बने एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें लोगों ने प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा। तो सवाल यही उठता है, एक छोटे से तटीय शहर का लड़का आखिर कैसे बना भारत का मिसाइल मैन और फिर जनता का राष्ट्रपति? सोचिए जरा, उनकी ये जो पूरी यात्रा है, एक साधारण शुरुआत से देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने की, ये वाकई में प्रेरणा और मजबूत इरादों की एक मिसाल है। चलिए आज इसे दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है, और डॉक्टर कलाम की कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के एक छोटे से घर से, वो जगह जहां उनके शानदार भविष्य की नींव रखी गई। उनका पूरा नाम था अवुल पकीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को, और 2015 तक यानी 83 सालों तक उनका जीवन विज्ञान, सेवा और सबसे बढ़कर सादगी से भरा हुआ था। उनका बचपन बीता रामेश्वरम की उन्हीं गलियों में। उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन मरकियार एक नाव के मालिक थे और एक स्थानीय इमाम भी, और उनकी माँ आशियम्मा एक गृहिणी थी। माहौल बहुत ही साधारण था। आर्थिक चुनौतियां थीं, पर घर में आध्यात्मिकता और कुछ नया सीखने की जो ललक थी वो हमेशा रही, और इसी मजबूत नींव ने, आप कह सकते हैं, उनके पूरे चरित्र को आकार दिया। स्कूल के दिनों में वो एक औसत छात्र थे, लेकिन उनमें दो बातें खास थीं: सीखने की जबरदस्त इच्छा और कड़ी मेहनत करने की आदत। और यही आदत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अपनी स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, और फिर 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और यहीं से उनके उस करियर की दिशा तय हुई जो आगे चलकर भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों को एक नई पहचान देने वाला था। पर जानते हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ भी आया। उनका एक सपना था एक फाइटर पायलट बनने का, लेकिन वो इस सपने के बहुत करीब आकर चूक गए। इंडियन एयरफोर्स के क्वालिफायर्स में वो 9वें स्थान पर आए, और जगह थी सिर्फ 8, तो बस एक रैंक से उनका सपना टूट गया। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस एक असफलता ने उन्हें एक बिल्कुल अलग और शायद उससे भी बड़े रास्ते पर डाल दिया, एक ऐसा रास्ता जो भारत के वैज्ञानिक भविष्य को गढ़ने वाला था। और यहीं से डॉक्टर कलाम की उस यात्रा की असल शुरुआत होती है जिसने उन्हें भारत के वैज्ञानिक समुदाय में एक बहुत ही सम्मानित स्थान दिलाया। साल 1960 में उन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। फिर 1969 में उन्हें ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। और इसरो में ही उनके नेतृत्व में साल 1980 में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम हुआ। वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और इसी SLV-3 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस सफलता के साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की अपनी खुद की तकनीक थी। तो ये जो SLV और PSLV हैं, इन्हें आप भारत के स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो पहली सीढ़ी थी, और फिर आया PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है। डॉक्टर कलाम इन दोनों ही बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी को विकसित करने की कोशिशों का एक अहम हिस्सा थे। तो स्पेस में भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद अब हम उनके करियर के उस दौर की बात करते हैं जिसने उन्हें मिसाइल मैन की पहचान दी। ये वो समय था जब उन्होंने भारत के रक्षा कार्यक्रमों में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। ये सब शुरू हुआ IGMDP से। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था। इसका सीधा सा मकसद था मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब देश की रक्षा के लिए अपनी खुद की मिसाइलें तैयार करना। और 1980 के दशक में इस बेहद जरूरी प्रोग्राम की जिम्मेदारी डॉक्टर कलाम को सौंपी गई। उन्हें इसका चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया, और इस प्रोग्राम के तहत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 5 अलग अलग तरह की मिसाइलों पर काम शुरू हुआ। ये थी पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करती है; अग्नि, जो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है; आकाश और त्रिशूल, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं; और नाग, एक एंटी टैंक मिसाइल। इन 5 मिसाइलों ने मिलकर भारत की रक्षा प्रणाली को एक नई मजबूती दी। इनमें से अग्नि मिसाइल परिवार तो बहुत ही खास है। आप देखिए, अग्नि 1 की रेंज जहां 700 से 1200 किलोमीटर थी, वहीं धीरे धीरे अग्नि 2, 3, 4 और फिर अग्नि 5 तक आते आते ये रेंज 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई। ये दिखाता है कि भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की की। अब हम आते हैं मई 1998 में, और जगह है पोखरण टेस्ट रेंज। ये तारीख और ये जगह भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये वो पल था जब भारत ने दुनिया के सामने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया। पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में डॉक्टर कलाम की भूमिका बहुत ही अहम थी। उस वक्त वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। उन्होंने डॉक्टर R चिदम्बरम के साथ मिलकर इन परीक्षणों के मुख्य प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया। मतलब उन्होंने तकनीकी से लेकर संगठनात्मक हर स्तर पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन सफल परीक्षणों के बाद ही भारत एक परमाणु शक्ति बना, और डॉक्टर कलाम देश के एक हीरो, एक सबसे जाने माने वैज्ञानिक बन गए। तो एक वैज्ञानिक के तौर पर तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम उनके जीवन के एक बिल्कुल नए अध्याय पर चलते हैं, वो है उनका राष्ट्रपति बनने का सफर।
ये सवाल मन में आता है ना, कि एक वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी लैब्स में और मिसाइल साइट्स पर गुजारी हो, वो आखिर राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंचा। हुआ ये कि साल 2002 में उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और सबसे खास बात ये थी कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल दोनों का ही समर्थन हासिल था। ये भारतीय राजनीति में एक बहुत ही दुर्लभ मौका था, जो दिखाता है कि डॉक्टर कलाम को लेकर लोगों में पार्टियों से ऊपर उठकर कितना सम्मान था। उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो 2002 से 2007 तक चला, कई मायनों में बहुत अलग था। पहली बात, वो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। दूसरी बात, वो राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले बैचलर यानी अविवाहित राष्ट्रपति थे। पर सबसे बड़ी बात, उन्हें जनता का राष्ट्रपति क्यों कहा गया? क्योंकि वो लोगों से बहुत आसानी से मिलते थे, उनसे जुड़ते थे, खास तौर पर बच्चों और छात्रों से। उन्होंने सचमुच में राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे। डॉक्टर कलाम ने अपने पीछे सिर्फ वैज्ञानिक सफलताएं ही नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने हमें विचारों की भी एक बहुत बड़ी विरासत दी है। उन्होंने कई बहुत ही प्रेरणादायक किताबें लिखी, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी आत्मकथा है, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक सपना देखा, और इग्नाइटेड माइंड्स। इन सभी किताबों के जरिए उन्होंने भारत के युवाओं को हमेशा बड़े सपने देखने और एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। देश के लिए उनके इस असाधारण योगदान को पहचाना भी गया। उन्हें भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले, 1981 में पद्म भूषण, फिर 1990 में पद्म विभूषण, और आखिरकार 1997 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 का दिन था। डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते देते ही वो गिर पड़े और उनका निधन हो गया। वो सचमुच अपनी आखिरी सांस तक काम कर रहे थे, एक शिक्षक के तौर पर, जो दिखाता है कि उन्हें सिखाने का और युवाओं से जुड़ने का कितना जुनून था। तो आखिर में डॉक्टर कलाम का जीवन हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये है कि कैसे विज्ञान की तरक्की और बिना किसी स्वार्थ के की गई जन सेवा का ये मेल, जैसा कि हमें डॉक्टर कलाम के जीवन में देखने को मिलता है, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर देश बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। शायद उनकी असली विरासत इसी सवाल के जवाब को खोजने में है।